नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों आज हम आप सबों को 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं, एक नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, आप सभी समझते हैं कि एक समकोण हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसका कि यह कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है और यहाँ पर क्या होता है थीटा। तो थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है? थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है आपका लंब। क्या होता है? लंब, जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं। और इधर का क्या होता है कर्ण। इधर का क्या होता है कर्ण। तो कर्ण को क्या चीज से सूचित करते हैं H से। और नीचे क्या होता है आधार, इसे क्या कहेंगे B से सूचित करते हैं। तो देखिए, सवाल में कहा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग इसका वर्ग, तो हम लोग यहाँ पे वर्ग कर लिए। और क्या कहता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर। तो शेष भुजाओं के वर्गों के बराबर यानी कि बराबर दे दिया। और जो शेष बचा, क्या बचा आपका P बचा और B बचा, यानी कि लंब बचा और आधार बचा। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि B का स्क्वायर। तो अब देखिए, दोनों शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो दोनों भुजा के योगफल के बराबर होता है कर्ण। तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया, किसने बताया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। पाइथागोरस प्रमेय ने बताया। सवाल था आपका एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया? तो पाइथागोरस प्रमेय ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो एक घात वाला बहुपद कैसे होता है? देखिए, x + 2x + 3 = 0, यानी कि दोस्तों इस तरह से होता है। न कुछ तो सब पे पावर एक ही रहता है। तो आप समझ गए कि वह क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। अगर दोस्तों इस तरह दिया रहता x² + 2x = 0, तो इस पे जितना पावर आएगा वह कहलाएगा आपका द्विघात बहुपद। अगर इस पे 3 रहता तो क्या कहलाता त्रिघात बहुपद। चलिए दोस्तों, आप समझ गए कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। जैसा कि आपका x + 3x = 0 या 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत ना है। तो इस तरह का आपका न कुछ पावर एक रहता है। अगर इस पे 1 है तो ये हो गया, अगर इस पे 2 सॉरी दोस्तों, ये अगर इस पे 2 रहता तो द्विघात बहुपद होता। अगर कुछ पावर नहीं है तो रैखिक बहुपद कहलाता है। और अगर 3 घात रहता है तो त्रिघात कहलाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इसमें रैखिक बहुपद कहलाता है एक घात वाला। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है किसी AP के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? जैसे 4 है, 6 है, फिर 8 है। तो इसमें अंतर कितना होता है? जो कि आप लोग D बराबर निकालते हैं, यानी कि सार्व अंतर होता है। जो अंतर बीच में होता है उसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर। तो आप सभी याद रखिएगा कि किसी AP के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है sin² 22 डिग्री प्लस cos² 22 डिग्री का मान होगा। तो दोस्तों इसका मान हो जाएगा आपका 1। ऐसा सूत्र ही होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना होता है 1। तो इस थीटा के जगह पे जो भी आएगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर 35 आ गया 35 डिग्री, तो यहाँ भी 35 डिग्री आ जाएगा।
तो आपका 1 ही होगा। इस जगह थीटा के जगह पे कितना भी रहेगा, दोनों समान रहेगा तो उसका मान 1 ही रहेगा। तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 22 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, कह रहा है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल्य का गुणनफल बताइए। तो मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, यानी कि क्या निकालते हैं उसका अल्फा इंटू बीटा। तो इसका क्या होता है c/a। तो c कितना आपका 1 है, 1 हो जाएगा, और a कितना है आपका 4, तो 1/4। 1/4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि दो क्रमागत संख्याओं का HCF होगा। तो दो क्रमागत संख्याओं का HCF होता है हमेशा 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जैसा कि ले लेते हैं आप 4 और 3, तो 3 से भाग दीजिएगा 4 में, 3 से भाग दीजिएगा 4 में, तो कितना लगेगा इसमें, 3 से भाग दीजिएगा 4 में तो एक बार में, तो यहाँ कितना बच जाएगा 1, फिर 1 से दीजिएगा 3 में भाग, 3 में भाग दीजिएगा तो 3 बार में कितना बार में लग जाएगा 3 बार में, तो आपका इधर 1 ही बच रहा है, यानी कि 1 ही होगा। आप कितना भी संख्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 12 13 भी लीजिएगा तो आपका HCF 1 ही आएगा। यानी कि क्रमागत कराए, दो क्रमागत यानी कि लगातार संख्या लीजिएगा उसका HCF निकालिएगा तो हमेशा 1 ही आएगा। कुछ भी संख्या लीजिएगा लेकिन लगातार लीजिएगा तो उसका HCF 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि पाई रेडियन बराबर होता है, तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, याद रखिएगा पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री का। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए ये वृत्त हो गया और कह रहा है कि इस पे कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो ऐसे एक रेखा खींच सकते हैं वृत्त पर स्पर्श, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे एक रेखा खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं, यानी कि अनंत खींच सकते हैं, बहुत सारा खींच सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक प्रश्न आता है दोस्तों, जैसे कि पूछ दिया जाएगा कि किसी वृत्त पर बाह्य एक बिंदु से, यानी कि एक बाह्य बिंदु पूछ देगा, क्या पूछ देगा एक बाह्य बिंदु, इस तरह से आपको पूछ देगा बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसको कैसे बनाए देखिए दोस्तों, पहले समझ लीजिए। जैसे कि यह एक वृत्त है, ठीक है, और एक बाह्य बिंदु यहाँ पे हम बिंदु यहाँ पे एक रख लिए और इससे कहता है स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। तो एक रेखा ये खींच दिए और एक रेखा ये खींच दिए, तो कितनी खींचा जाएगा 2 ही खींचा जाएगा। जब यहाँ पर रहेगा एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगा तो 2 होगा, लेकिन यहाँ पर तो बिंदु दिया नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा इसका अनेक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दिए गए आंकड़े 105 का माध्य होगा। तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, पदों का योग बटे कुल संख्या, कुल पद की संख्या। तो जोड़ देंगे 1 + 0 + 5 बटे 3 संख्या है तो नीचे 3 देंगे, तो 5 1 6 हो जाएगा, 6/3, तो 3 1 3, 3 2 6, तो 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है 2, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है, द्विघात बहुपदों के शून्यंकों की संख्या होती है 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बाह्य बिंदु से। प्रश्न को समझिए दोस्तों, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे देखिए एक वृत्त हमने ले लिया, ठीक, अब देखिए जब ये वृत्त ले लिए तो अब यहाँ पे एक बिंदु हम ले लिए, ये जो कह रहा है बाह्य बिंदु, ये बाह्य बिंदु हम यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ से हम अगर खींच रहे हैं ऐसे, देखिए दोस्तों रुकिए,
अब यहाँ से अगर हम खींच रहे हैं ऐसे, देखिए ऐसे स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे सटा स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा इधर से हम खींच रहे हैं, इधर से एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। देखिए तो क्या हुआ दोस्तों, अब आप बताइए कि अब और खींचा जा सकता है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, दो ही खींचा जा सकता है। और बहुत सारा आदमी क्या लगा रहता है, अनगिनत। वह प्रश्न और होता है, वह भी प्रश्न लगले आपको बताएंगे। जस्ट देखिए प्रश्न को आप समझ गए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, बाह्य बिंदु यहाँ पे था और इस बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा, स्पर्श मतलब सटा हुआ, खींचा जा सकता है? तो दो ही रेखा खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दो ही रेखा खींचा जाएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर था आपका 2। देखिए अब वैसा है प्रश्न दोस्तों, पहले हम समझा देते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए प्रश्न पूछा गया है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो इसमें भले अनंत होगा, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकता है। इसमें बिंदु नहीं बोला है दोस्तों, इसमें बिंदु नहीं बोला है, बिंदु नहीं कहा है, इसलिए हम अनंत लगा सकते हैं, एकदम बिल्कुल सही होगा। अब देखिए जैसे कि हम एक वृत्त ले रहे हैं, यह एक वृत्त ले लिए। अब देखिए इसमें हम स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं, इसमें बिंदु तिंदु कुछ नहीं बोला है। तो देखिए एक यहाँ खींच सकते हैं, एक इधर 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 खींच सकते हैं, यानी कि बहुत सारा हम खींच सकते हैं। तो अनंत अनंत होगा इसमें। जब प्रश्न पूछेगा कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यह हो सकती है, ठीक। अगर बिंदु लग जाएगा दोस्तों कि बाह्य बिंदु से कितनी खींची जाए इस तरह से, तब आपका 2 होगा, क्योंकि इसे ऐसे 2 ही खींचा जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अनंत, समझ गए। और बिंदु बाह्य बिंदु से पूछेगा तो 2 होगा। तो चलते हैं, एक प्रश्न बीच में छोड़े थे, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई में कौन सा संबंध है? तो समझिए फिर से दोस्तों, देखिए यह एक वृत्त है और एक कहता है बाह्य बिंदु, तो इस सर पर वैसे ही बनेगा दोस्तों, एक बाह्य बिंदु है और यहाँ से एक खींच दिए और एक ये यहाँ से खींच दिए। तो देखिए इसमें कह रहा है कि दोनों का बीच की लंबाई, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच की लंबाई में क्या संबंध है? तो देखिए ये जितना होगा ना दोस्तों उतना ई भी होगा, यानी कि समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि बिंदु यहीं से और ये जो यहाँ से और यहाँ से अगर नापेंगे तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो समझ गए आप लोग कि समान होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका समान। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न एक बार फिर समझते हैं, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई में से कौन सा संबंध सही है? तो समान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए ये प्रश्न हो ही गया। देखिए अब प्रश्न यहाँ पे है कि 0.2 बार या रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा? तो देखिए किसी भी संख्या पर रेकरिंग यानी कि ये बार या रेकरिंग दिया रहता है, तो जितना संख्या पे रेकरिंग दिया रहता है उतना संख्या 9 बैठता है नीचे। तो हम क्या करेंगे, रेकरिंग को हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/9। ये रेकरिंग हटाने के बाद अगर 2 संख्या पे रहता तो 2 × 9 होता, और जितना संख्या पे नहीं रहेगा उतना 0 बैठाते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ साधारण सवाल है। तो रेकरिंग जब हम हटा दिए तो 3/9, रेकरिंग हटा तो नीचे 9। अब इसको कटा दीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी कि 1/3। 1/3 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो आप समझ गए प्रश्न का उत्तर। 0.3 पर रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा? 1/3। कैसे हुआ? इसको रेकरिंग को हटाएं तो 3/9 हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न है 3 + √2 3 + 2√3 है,
3 + 2√3 है। तो क्या है 3 + 2√3 है, क्या है ये? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यह भिन्न संख्या है, यह पूर्णांक है। तो देखिए दोस्तों, यह तो हो गया परिमेय संख्या, लेकिन इसके साथ क्या जुट रहा है? 2√3, जो कि ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या इसके साथ जुट रहा है, तो इसको भी अपरिमेय संख्या बना दिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर आपको इस तरह से भी दे दे 2 + 2√5, तो यह भी आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर आपको दोस्तों इस तरह दिया जाए कि 2 + 2√4, तो ये क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2 निकल जाएगा, यानी कि यहाँ 2 + 2 और इसका 2 निकल जाएगा, 4 2 8 6 कितना। तो ध्यान रखिएगा कि इस रूट से बाहर निकलने वाला संख्या नहीं हो, तब वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बहुपद x² + 5x - 6 का घात है। तो आप सभी जान रहे हैं कि जितना घात रहेगा, जितना इस पे पहले वाला पद पर जितना पावर रहेगा, उतना वह बहुपद का घात कहलाएगा। तो कितना है? 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर इस पे 3 रहता तो त्रिघात हो जाता। समझ गए? तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बहुपद x² + 5x - 6 का घात है, कितना है? 2। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर इस पे 3 रहता तो त्रिघात हो जाता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो देख रहे हैं आप आपके सामने ऑप्शन है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप आप सभी जानते हैं कि ax² + bx + c = 0। तो कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c। ये होता है ऑप्शन नंबर जो कि आपका सी में है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, देखिए, AP का nवां पद है। AP का nवां पद है जब पहला पद A और सार्वअंतर D हो। तो दोस्तों आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे? AP का nवां पद पूछ रहा है। AP का nवां पद पूछ रहा है। तो कैसे निकालते हैं nवां पद? तो इसका सूत्र होता है A + n - 1 × D। तो यही तो सूत्र होता है। तो कहाँ है आपका ऐसा? ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका पहला पद दिया हुआ है और डी दिया गया है। तो हमको nवां पद ज्ञात करना है, तो nवां यहाँ से निकालेंगे, n का मान। समझ गए आप? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए था। अब देखिए, प्रश्न है, सभी वृत्त है। सभी वृत्त है। वृत्त, देखिए, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, वृत्त है। सभी वृत्त क्या है? समरूप हो जाएगा, क्योंकि एक समान है। देखिए, सार्वंसम अलग होता है, समरूप मतलब एक तरह का, उसका आकार जो है एक समान मिल रहा है, इसलिए समरूप हो जाएगा। क्योंकि गोल 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 सब है, ऐसा तो वर्गाकार तो नहीं ना है, वर्गाकार तो नहीं ना, आयताकार तो नहीं ना, वर्गाकार तो नहीं ना। तो समझ गए? तो समरूप है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी वृत्त क्या है? समरूप है। सर्वांगसम कब होगा? जब एक ही जैसा कि मान लीजिए ये वाला है, जैसे ये वृत्त है और एक वृत्त एकदम सेम टू सेम इसके उसके ऊपर ही चढ़ा के लेंगे, ये मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसके एकदम सेम टू सेम हो जाएगा, तब सर्वांगसम हो जाएगा। तो चलिए आप समझ गए कि सभी वृत्त क्या है? समरूप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, अब प्रश्न है आपका, यदि 3cot A = 4 तो sin A का मान होगा। तो दोस्तों
आप सभी एक याद रखिएगा, जब भी आपको मतलब इस तरह का प्रश्न में आए त्रिकोणमिति में, तो इसको ट्रिपलेट नंबर कहा जाता है। 3 4, जब 3 4 है तो 5 आएगा ही आएगा। प्रश्न है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो sin A का मान होगा। तो दोस्तों आप प्रश्न को समझ गए। प्रश्न दिया गया है कि 3 cot A बराबर 4 तो sin A का मान क्या होगा। तो देखिए, जब हम दोस्तों इसको cot इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, cot A बराबर, तो यहाँ 4 पहले से है और ये गुणम है तो क्या चल जाएगा भागा में, यानी 4 बटे कितना हो जाएगा, ये 4 बटे हो जाएगा आपका 3। तो इसका कॉट का सूत्र क्या होता है, बी बटे पी। तो बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 और पी कितना हो जाएगा 3। तो याद रखिए दोस्तों, अब इसका h जो होगा, जो होगा आपका 5 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट नंबर है। जब आपको 3 4 कहीं मिले, 3 और 4 मिले तो 5 होगा। आप निकालिएगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। निकालने में आपको समय जितना देर में निकालिएगा उतना देर में आप 2 प्रश्न बना लीजिएगा। जब भी आपको कहीं पर मिले त्रिकोणमिति में 3 4, तो समझिए कितना आएगा 5 आ जाएगा। अगर आपको 5 4 मिले तो समझिए 3 आएगा। याद रखिएगा, 3 4 मिले तो 5 आएगा h, और 5 4 मिले तो 3 आएगा। ये ट्रिपलेट नंबर है। तो 3 4 5, याद रखिएगा 3 4 5। अब हमको निकालना है साइन ए। क्या निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए का मान क्या होता है, P बटे H। तो H मेरे पास कितना था, H मेरे पास हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हम जो निकाले थे अभी B का मान कितना निकाले थे 4, B का मान निकाले थे 4, और P का मान निकाले थे कितना, P का मान ये 3 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा इसका 3। तो H कितना है हो जाएगा मेरा यहाँ पे, H कितना हो जाएगा 5, H कितना हो जाएगा 5। जब 3 4 रहता है तो H 5 होता है। तो देखिए 3 मेरा हो जाएगा ये, और नीचे 5 हो जाएगा, यानी कि 3 बटे 5। 3 बटे 5 आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, 3 बटे 5 ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका, ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए आप समझ गए होंगे बढ़िया से। याद रखिए, जब आपका ट्रिपलेट नंबर 3 4 है तो 5 आएगा। समझ गए बात को। ट्रिपलेट नंबर क्या होता है, 3 4 और 5, इसी पे बना दीजिए, क्योंकि आपको निकालना नहीं पड़ेगा। उसे आप नहीं समझे तो एक बार पीछे करके समझ लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न है आपका, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 के अनुपात में। याद रखिए 2 समरूप है, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर इसका फार्मूला लगा के निकालिएगा तो उतना देर में आप 2 प्रश्न बना लीजिएगा। तो सीधा याद रखिए इसमें कि देखिए, और इसमें प्रश्न तो दूसरा आएगा नहीं, प्रश्न पूछेगा तो ऐसा ही पूछेगा। तो 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 है ना, तो इसको क्या करिए वर्ग कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2:3 का वर्ग करिएगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ याद रखिए, जब प्रश्न में आपको पूछे 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, और क्या पूछे क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो दोनों को वर्ग कर दीजिएगा, 4:9 हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाँ अब देखिए, इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर दोस्तों पूछे कि प्रश्न में 2 वृत्तों की परिधियां, 2 वृत्तों की परिधियां कितना है 2:3 के
अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको दो वृत्तों की परिधि दिया रहे और उनकी त्रिज्या पूछे तो सेम टू सेम वही लिख दीजिए, यानी कि 2:3 है तो 2:3 ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 2:3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए आप सभी जानते हैं कि वृत्त का परिधि जो होता है कितना होता है, 2πr होता है, 2πr होता है। परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो चलिए ये 1 हो गया। दूसरा मान लेते हैं 2πr2। तो देखिए ये कटिए गया तो R1 R2 आपका सेम टू मिल तो रहा है, 2:3 था, इधर सेम मिल रहा है क्योंकि 2 गो वृत्त है। तो ये मेरा एक वृत्त का हो गया, कितना दे दिया है 2, और दूसरा वृत्त का कितना दे दिया है 3, 2 वृत्त का है तो दोनों को हम बैठा देती है, ये कट गया तो मेरे पास 2 है और 3 बचा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। ये तो आप जानते ही होंगे कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, 1/2। 1/2 कैसे होगा, क्योंकि देखिए साइन 45 डिग्री का मान होता है, कितना होता है 1/√2। तो स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए तो कितना, 1 का स्क्वायर तो 1 के होगा, और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/2 ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, ये तो सूत्र है, आप सभी जानते होंगे कि साइन स्क्वायर इस जगह थीटा के जगह पे कुछ भी रहे, ए रहे, बी रहे, या 35 रहे, या 40 रहे, और प्लस सेम कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए रहे बी, यानी कि जो अगर 35 इधर है, इधर भी 35 है, इधर 40 है, इधर भी 40 है, इधर थीटा है तो इधर भी थीटा है, तो बराबर हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। क्या होगा, 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। थीटा के जगह पे कुछ भी रख दे, जैसे कि हम रख देंगे हम 2, तो इधर भी 2 रख देंगे, इधर रख देंगे बी तो यहाँ भी बी रहेगा, तो हमेशा मान क्या होगा, इसका 1 ही आएगा। तो याद रखिएगा साइन स्क्वायर और थीटा के जगह पे कुछ भी आ जाए दोनों तरफ तो हमेशा 1 ही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की, और इस प्रश्न का उत्तर था आपका सी। देखिए अब यहाँ पे पूछा गया है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप सभी जानवे करते होंगे कि क्या करते हैं, शुरू से यानी कि छोटा वाला संख्या को क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या को लिखेंगे, छोटी संख्या से बढ़ते क्रम में सजा देंगे। तो सबसे छोटा संख्या क्या है, 3, तो चलिए 3 लिख दिए। उसके बाद क्या है, 3 के बाद 4 है, नहीं है, तो सॉरी फिर से लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या कितना है, 3, तो 3 लिख दिए। इससे बड़ी संख्या क्या है, 4 नहीं है तो 5 है, तो 5 लिख दिए। इससे बड़ी संख्या कितना है, 6, 6 लिख दिए। इससे बड़ी संख्या कितना है, 7, 7 लिख दिए। 7 से बड़ी संख्या कितना है, 8, 8 लिख दिए। 8 से बड़ी संख्या 9 है, 9 लिख दिए। 9 से कितना है, 10 लिख दिए। 10 से बड़ी संख्या कितना, 11 नहीं है तो 12 लिख दिए। क्या गो था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो था, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो है। अब क्या करेंगे, इस तरह सजा के लिखने के बाद इधर से एक संख्या काटेंगे, इधर से एक संख्या काटेंगे, इधर से एक संख्या, इधर से एक संख्या, इधर से एक संख्या, इधर से एक संख्या। अगर दोस्तों मेरे पास अगर बीच में एक संख्या जो बचता तो वही माध्यिका होता, लेकिन यहाँ पे मेरा 2 गो बच गया। क्या क्या बच गया, 7 + 8 बच गया, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा, 7 × 14 = 15, 15/2, तो 7 × 2 = 14,
7 दूना 14, अब 0.5 आ जाएगा। 7 मतलब 15 में भाग दीजिएगा 7.5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या पूछ रहा है? अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर क्या है 64/36। तो इसका आप 8 निकाल दीजिएगा, इसका 6 निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका भी आपका कितना निकल जाएगा 9 निकल जाएगा, 9 में 81 निकल जाएगा। इसका तो नहीं निकलेगा, इसका निकल जाएगा 7, और नीचे तो 9 है ये है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वो परिमेय संख्या कौन होगा जो कि रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, और बाकी इधर सब परिमेय संख्या है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए पूछा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? अब देखिए यहाँ पे बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए ये आपका -7x बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है, और ये भी बहुपद है। ये आपका बहुपद ऑप्शन नंबर सी नहीं है, क्योंकि इसका गुणांक जो है कि रूट में है, रूट में है, इसका गुणांक रूट में है। यानी कि इसका क्या, अगर रूट को हटा देंगे तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये जो है कि बहुपद नहीं होता है। तो आप समझ गए कि बहुपद क्या है। इसी तरह से आपको प्रश्न दे, अगर यह प्रश्न ऐसा आएगा तो समझिए कि √3 जो x के बल में इसका x का जो गुणांक होगा वो गुणांक है ही नहीं, रूट के अंदर है, तो कहाँ से बहुपद होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा इसका। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए फिर प्रश्न आपका आ गया, अभी तुरंत बताएं, जहाँ देखिए साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कोस थीटा का मान पूछा गया है। तो साइन थीटा का मान, जो साइन थीटा का मान क्या होता है P/H। तो P का मान कितना हो गया 3, और H का मान कितना हो जाएगा 5। तो अभी तुरंत बताए थे दोस्तों, जब इस तरह से रहे, 3 रहे 5 रहे तो 4 आएगा, 4 3 रहे तो 5 आएगा, 5 3 रहे 5 3 रहे तो 4 आएगा, और 5 4 रहे तो 3 आएगा। तो मेरा क्या निकल जाएगा यहाँ पे बी कितना निकल जाएगा, क्योंकि 5 3 तो है, 5 3 तो है, तो 4 आ जाएगा बी। अब पूछा क्या है हमको, कॉस थीटा। तो कॉस का मान क्या होता है, कॉस का मान क्या होता है, तो कॉस का सूत्र क्या होता है आपका B/H। कॉस क्या होता है B/H। तो H कितना हो जाएगा आपका, H तो 5 है, तो 5 हो जाएगा, H 5 हो जाएगा, और B कितना हो जाएगा B 4। तो 4/5 कहाँ है, 4/5 कहाँ है, 4/5 है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 4/5। समझ गए दोस्तों। देखिए इसमें कुछ नहीं, याद रखना है, 3 4 रहे तो 5 आ जाएगा, यानी कि ये ट्रिपलेट है, जहाँ 3 4 रहे तो 5 आएगा, जहाँ 5 4 रहे तो वहाँ 3 आएगा, और जहाँ 3 5 रहे तो वहाँ 4 आएगा। ये ट्रिपलेट नंबर है, याद रखिए 3 4 5। तो हम जानते हैं कि साइन का सूत्र क्या होता है P/H। तो P का मान हो गया 3, और H का मान हो गया 5, H का मान 5 हो गया, तो B का मान कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 है, 4 हो जाएगा। B का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम कोस का सूत्र क्या जानते हैं, कोस का सूत्र क्या होता है, कोस का सूत्र होता है आपका B/H। तो B/H, तो H का मान कितना है 5, और B कितना हो गया आपका 4, तो 4/5, 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 4/5 ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्यांक की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद की शून्यांक की संख्या कितनी होती है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा द्विघात बहुपद का शून्यांक की संख्या होती है 2, याद रखिएगा 2 होता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, यह भी एक सूत्र है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कोट स्क्वायर थीटा का निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका सूत्र है, सभी को जानता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1। तो दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे गणित का, जो कि बहुत बार पूछे गए हैं।